हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि कल हमने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट पार्ट ऑफ पीजीबीपी। मैंने सोचा तो था कि मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी, ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगी, बट मुझे लगा कि थोड़ा का समझाना बेटर है सो दैट आपको ईज हो जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करके आज हम क्या करेंगे, पहले तो एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं फटाफट से, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे और इसको फिनिश करेंगे। कल हम फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट इसको छोड़ना भी अच्छी बात नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। तो 2 घंटे हार्डली 1.5 आवर आप देके अगर सेव हो सकते हैं तो प्लीज आप इसको कर लीजिए। उसके बाद कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने लास्ट पढ़ा था सेक्शन 35 DDA वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में कल हमने पढ़ा था कि 5 इयर्स में 5 इंस्टॉलमेंट में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आता है सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है, सेक्शन 36(1) बोलता है अगर आपने इंश्योरेंस लिया है अपने स्टॉक का, ध्यान रखिए, बिजनेस में आपका स्टॉक पड़ा था और उस स्टॉक का आपने इंश्योरेंस लिया है तो क्या हो जाएगा, उस स्टॉक का आपने इंश्योरेंस लिया तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल प्रीमियम अगर आपने पे किया है एम्प्लॉइज के नाम पे, उसकी भी डिडक्शन मिलेगी, लेकिन वो अदर देन कैश होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया, उसका प्रीमियम पे किया है, मेडिकल प्रीमियम जो भी आपने पे करा है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा एम्प्लॉइज का, लेकिन वो अदर देन कैश में पेमेंट किया होना चाहिए। उसके बाद बोनस और कमीशन, बोनस और कमीशन का डिडक्शन मिल जाएगा, बट ये 43B के साथ लिंक है, वो अभी हम देखने वाले हैं कि 43B क्या कहता है। इस पॉइंट में आप इतना याद रखो, बोनस और कमीशन का डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस पर्पस। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट का क्या होगा, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट है और पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट तो ऐड हो जाएगा, पुट टू यूज तक का इंटरेस्ट तो क्या होगा, एसेट में ऐड हो जाएगा। लेकिन अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट है, अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका इंटरेस्ट सीधा P&L में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन कोई अदर कॉस्ट है, अदर एसेट आपने ली है, अदर आपने किसी एसेट पे खर्च किया है तो आपको सीधा सेक्शन 36 में अलाउड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेप्रिशिएशन के केस में आपने क्या देखना है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो पुट टू यूज तक का एसेट में ऐड, आफ्टर पुट टू यूज सेक्शन 36, अदर देन दैट है तो सीधा सेक्शन 36 में अलाउड हो जाएगा। उसके बाद आइए, उसके बाद आ जाइए बेड डेट्स पे। बेड डेट्स पे एक्चुअल बेड डेट्स जो सेल पे है, मतलब जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज के सेल परचेज कर रहे हो, वो बेड डेट्स अलाउड है। ध्यान रखिए, एक होता था प्रोविजन, एक होता था एक्चुअल बेड डेट्स। प्रोविजन अलाउड नहीं है, प्रोविजन सिर्फ बैंकिंग वालों को अलाउड है, इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे। नॉर्मल पर्सन को प्रोविजन अलाउड नहीं है। सेल बेड डेट्स भी एक्चुअल में जो हो गए वही अलाउड है जो कि सेल पे बेड डेट्स हुए हैं। अगर मैंने किसी को अपने बिजनेस में लोन दे दिया, उस लोन पे जो बेड डेट हुआ है वो अलाउड नहीं होगा, लेकिन अलाउड होगा सिर्फ किसको, बैंकिंग वाले, मनी लैंडिंग वाले बिजनेसेस को। ध्यान रखिए, एक्चुअल बेड डेट सिर्फ सेल वाले अलाउड है, नोट इन सेल वाले जो लोन वाले हैं वो अलाउड नहीं है, और जो प्रोविजन है वो तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये अलाउड होगा, ये अलाउड होगा इफ द शेयर और कमीशन हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर शेयर और जो कमोडिटी है, शेयर हो गए या कमोडिटी है, अगर वो स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है एज एन तो अलाउड होगा, अगर वो एज एन एसेट लिखा हुआ है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एज एन एसेट किसी पे लगता है तो हम कैपिटल गेन में जाके देखते हैं, है ना। अब ध्यान रखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वो तभी अलाउड होगा जब वो एज अ स्टॉक इन ट्रेड आपने रखी है। ध्यान रखिए, एज अ स्टॉक इन ट्रेड आपने रखी है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 40A सबसेक्शन 2, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। अब क्या होता है, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन, अगर आपने किसी स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट की है, जैसे रिलेटिव्स हो गए, तो असेसिंग ऑफिसर डिसाइड कर सकता है, उसको अगर लगता है कि कुछ एक्सेस में पेमेंट है या कुछ अनरीजनेबल है या फिर कोई फेयर मार्केट वैल्यू तो उसकी 10,000 ही है, आपने रिलेटिव को 15,000 की पेमेंट कर दी ज्यादा डिडक्शन लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक्सेस वाला पोर्शन, ध्यान रखिए, एक्सेस वाला पोर्शन असेसिंग ऑफिसर डिसअलाउड करेगा।
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं, मैं अपने किसी बंदे से खरीदूंगी जो मेरा नॉन है, रिलेटिव है, उससे खरीदूंगी ताकि मैं ज्यादा की पेमेंट करूं और मेरा प्रॉफिट कम हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, सेक्शन 48 क्या कह रहा है, अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करी है, अगर आपने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट की है, तो एओ कैन डिसअलाउ और एक्सेस और अनरीजनेबल, एओ डिसअलाउ कर सकता है कौन सा पोर्शन, सिर्फ एक्सेस वाला या फिर अनरीजनेबल वाला, या फिर उसको जो लगता है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो कम है बट आपने ज्यादा में खरीदा है तो उसको भी ऐसे डिसअलाउ कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कैश पेमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। देखिए 40A3 कैश पेमेंट, अगर आपने एग्रीगेट पेमेंट किसी पर्सन को, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर आपने एग्रीगेट पेमेंट किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में, किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में एक्सीड की है, 10,000 से ज्यादा कैश में पे किया, तो 100% डिसअलाउड होगा, 100% डिसअलाउड होगा। ध्यान रखिए, किसी सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा कैश में पेमेंट की है तो क्या होगा, 100% डिसअलाउड। अगर मैंने 15,000 किया तो 15 का 15 डिसअलाउड, एक्सेस वाला नहीं। पीछे वाले टॉपिक में क्या था, एक्सेस वाला डिसअलाउ करेगा, पर यहाँ पे एक्सेस वाला डिसअलाउ होने वाला नहीं है, यहाँ पे सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद देखिए जो ट्रांसपोर्टर, अगर कोई ट्रांसपोर्टर इस बिजनेस में है तो 35,000 लिमिट है उसकी, उसकी लिमिट क्या है, 35,000 है, 35,000 अलाउड होगा ट्रांसपोर्टर को। बट कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आपने 10,000 से ज्यादा किया तो भी आपको अलाउड हो जाएगा। कौन कौन से केसेस है ध्यान रखिए, किसी एग्रीकल्चरिस्ट को पेमेंट करी है या फिर किसी ऐसे एरिया में पेमेंट करी है जहां पे बैंकिंग चैनल ही नहीं है, गवर्नमेंट का कोई टैक्स पे किया है तो भी अलाउड है। आप ये 2-3 ध्यान रख लीजिए, यही नॉर्मल से पॉइंट है। अगर एग्रीकल्चरिस्ट को पेमेंट करी है 10 से ज्यादा कैश में, अलाउड है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह पेमेंट करी है जहां पे बैंकिंग चैनल ही नहीं है, अलाउड है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 43B। सेक्शन 43B क्या कहता है, नॉर्मली तो क्या होता है, अगर आप अक्रूवल खर्चे, अगर आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं सिस्टम, तो आपको खर्चे ड्यू बेसिस पे अलाउड होंगे, ड्यू बेसिस पे अलाउड होंगे। बट इन केस आप, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जब आप एक्चुअल में पे कर देंगे तभी अलाउड होंगे। एक्चुअल कब तक, रिटर्न की डेट तक, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आपने पेमेंट करी है तभी अलाउड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि नहीं तो लोग एक्सेस डिडक्शन क्लेम करके टैक्स प्लानिंग करते हैं। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं, चलो देखिए। सबसे पहले एनी टैक्स, ड्यूटी और सेस, कोई भी टैक्स, ड्यूटी और सेस का पेमेंट हुआ है वो तभी अलाउड होगा अगर आपने रिटर्न की ड्यू डेट से पहले पहले पे किया है। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन किया है, एसपीएफ आरपीएफ अप्रूव स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तभी अलाउड होगा। नहीं तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉय के नाम पर डिडक्शन डाल देगा, डेबिट में डाल देगा, खर्चा किया है, खर्चा करो तभी पेमेंट मिलेगी इसकी। पहला हमने क्या पढ़ा, एनी टैक्स, ड्यूटी और सेस। अभी मैं बताऊंगी इसके रिगार्डिंग, थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, वो क्या बनेगा, एनी टैक्स, ड्यूटी और सेस जो भी होगा वो अलाउड होगा तभी जब आपने एक्चुअली पे किया है। उसके बाद बोनस और कमीशन भी तभी अलाउड होगा। हमने पढ़ा बोनस और कमीशन अलाउ तो होगा एज पर 36, बट तभी अलाउड होगा, सॉरी, जब आपने रिटर्न की डेट तक पेमेंट कर दी है। उसके बाद इंटरेस्ट किया है आपने पे, इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको पे किया है, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब चीजों को अगर आपने लोन का अमाउंट इंटरेस्ट पे किया है तो तभी अलाउड होगा, तभी अलाउड होगा जब आपने एक्चुअल में इसकी पेमेंट कर दी है, एक्चुअल में इसकी पेमेंट कर दी है। उसके बाद ये 6 अमाउंट्स आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। उसके बाद था लीव एनकैशमेंट, अगर लीव एनकैशमेंट किसी को दिया है तो तभी अलाउड होगा जब आपने एक्चुअल में पे किया है। ध्यान रखिए, लीव एनकैशमेंट तभी अलाउड होगा जब एक्चुअल में पे किया है। उसके बाद अगर आपने रेलवे की कोई एसेट यूज की है
रेलवे की कोई एसेट यूज किया है और उसके रिगार्डिंग आपने कुछ पेमेंट किया है तो वो तभी अलाउड होगा इफ इट इज एक्चुअली पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लर्न इट। इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। उसके बाद आता है सेक्शन 145। देखिए सेक्शन 145 क्या कहता है। सेक्शन 145 ये बोलता है एवरी असेसी, हर असेसी के पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो बुक्स ऑफ अकाउंट मर्केंटाइल सिस्टम पे बना सकता है या फिर कैश पे बना सकता है। मर्केंटाइल सिस्टम का मीनिंग क्या, जितनी भी इनकम या एक्सपेंडिचर है वो अलाउड होंगे ड्यू बेसिस पे या फिर इनकर्ड बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो तो आपको तभी अलाउड होगा कोई भी चीज जब उसकी एक्चुअल या तो पेमेंट होगी है या फिर रिसीट होगी है। अगर आपने एक मेथड फॉलो कर लिया तो वो कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। उसके बाद आप चेंज कर तो सकते हो बट असेसिंग ऑफिसर की परमिशन के साथ। सेक्शन 145 क्या कहता है, हर असेसी के पास ओपिनियन है, उसका अपना ऑप्शन है कि वो कौन सा सिस्टम लेना चाहता है, मर्केंटाइल या कैश। मर्केंटाइल लेगा तो ड्यू बेसिस पे अलाउड होगा, कैश लेगा तो एक्चुअल बेसिस पे अलाउड हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, क्या हमेशा ऐसा होता है अगर आप ड्यू बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ड्यू पे होगा? नहीं। पीछे हमने 6 पेमेंट पढ़ी, जो चाहे आप ड्यू बेसिस पे फॉलो कर रहे हो बट स्टिल आपको एक्चुअल पेमेंट करोगे तभी डिडक्शन अलाउड होगी। तो ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको पीछे बताया कि 43B बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। 145 प्लस 43B का कॉम्बिनेशन बनता है। सेक्शन 145 प्लस 43B का कॉम्बिनेशन बनता है। उसके बाद सेक्शन 44AA कहता है कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है। कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है, चलो देखते हैं फटाफट से। कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तभी मेंटेन करनी है अगर कोई लीगल नोटिफाइड प्रोफेशनल है। ध्यान रखिए, जो नोटिफाइड प्रोफेशनल है उसको क्या करना है, नोटिफाइड प्रोफेशनल को क्या करना है, इफ द ग्रोस रिसीट, जो नोटिफाइड प्रोफेशनल है, लीगल हो गए, मेडिकल हो गए, इंजीनियर वाले, आर्किटेक्ट वाले, इनकी अगर ग्रोस रिसीट 1,50,000 इन ऑल द प्रीसीडिंग 3 ईयर, पीछे तीनों सालों में 1,50,000 से ज्यादा होती है तो उनको प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। ध्यान रखिए, जो नोटिफाइड प्रोफेशन वाले लोग हैं, कौन लोग हैं, जो नोटिफाइड प्रोफेशन वाले लोग हैं, उनको अगर ग्रोस रिसीट पिछले तीनों सालों में 1.5 लाख से ज्यादा है तो क्या करना है, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है। अब वो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी हैं, कैश बुक, लेजर, कैश बुक, जर्नल लेजर, कार्बन कॉपी आपको रखनी है। अगर एक बिल की अमाउंट 25 रुपए से ज्यादा है तो ये चीजें उनको मेंटेन करनी है। केस रजिस्टर बनाना पड़ेगा अगर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, केस रजिस्टर बनाना पड़ेगा अगर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। उसके बाद जो बच गए, जो इसमें फॉल नहीं होते, उनको वो बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है जिससे कि असेसिंग ऑफिसर इजिली उनकी इनकम को कैलकुलेट कर पाए। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट है अदर बिजनेस या प्रोफेशन वाले लोग। अदर लोग क्या करेंगे, अदर लोगों को 2 कैटेगरी में बांटा है, नोटिफाइड को छोड़ के 2 कैटेगरी में क्या बांट दिया, एक इंडिविजुअल एचयूएफ और एक अदर पर्सन। इंडिविजुअल एचयूएफ को क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट तब बनाने हैं अगर उनकी टर्नओवर 25 लाख से एक्सीड कर जाती है। अगर उनकी टर्नओवर 25 लाख से एक्सीड कर जाती है और पीजीबीपी की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड कर जाती है इन एनी ऑफ द 3 प्रेसीडिंग ईयर, एनी ऑफ द 3 प्रेसीडिंग ईयर, पिछले किसी भी 3 सालों में जो हो जाती है तो। लेकिन अगर बाकी जो बच गए उनको बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमने पढ़ा इंडिविजुअल एचयूएफ, टर्नओवर 25 लाख से अबव, पीजीबीपी की इनकम 2.5 से अबव। जो बच गए बाकी 5 पर्संस, कंपनी, एओपी, बीओआई वगैरह, रिक्वायर्ड है वो तब अगर उनकी टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड करती है और पीजीबीपी की इनकम 1.22 लाख से एक्सीड करती है इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स। और बाकी जो बच गए अदर पर्सन में भी उनको बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक मेंटेन रखनी है, मिनिमम 6 इयर्स, मिनिमम 6 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आपको बुक्स बना के रखनी है, मिनिमम 6 इयर्स बुक्स बना के रखनी है। ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। जो जो मुझे पोर्शन इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए अटेम्प्ट करने का। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट आपको छोड़ना नहीं है, जितना मैंने करवाया उतना कर लीजिए। तो मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं दे रही हूँ बार बार रिविजन पे भी, तो आप 1-2 बार अच्छे से कर लीजिए।
चलिए अभी हम करते हैं इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, मिस्टर शिवम अ रिटेलर ट्रेडर, एक रिटेलर पर्सन है, एक रिटेलर पर्सन है, वो उनका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उनका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, देखो हमने कहा था हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एड लेस करेंगे। अब देखिए, विच इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक, कुछ ऐसा स्टॉक था जो ओमिट हो गया। अभी हम पढ़ेंगे अंदर की आइटम भी, पहले ये देखिए, कुछ ऐसा स्टॉक था जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब आप एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। अगर ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसका क्या असर होना चाहिए पी एंड एल पे। ओपनिंग स्टॉक किस साइड आता है, डेबिट साइड आता है ना? जो चीज डेबिट में आती है वो क्या करती है, वो प्रॉफिट को कम करती है, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई तो आपको रिकॉर्ड करनी है, तो 9,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लोजिंग स्टॉक क्या आता है, क्रेडिट साइड आता है। अगर कोई चीज क्रेडिट साइड आती है तो वो प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, तो उसको हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद आइए, उसके बाद आ जाइए, सैलरी इंक्लूड्स 10,000, सैलरी इंक्लूड्स 10,000 टू पे टू ब्रदर। इस मिस्टर शिवम ने अपने ब्रदर को एक सैलरी पे की जिसमें से अनरीजनेबल 2,000 थी। हमने सेक्शन 48(2) का किया था, अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करते हो तो एक्सेस वाली अनरीजनेबल वाली पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। बट सैलरी डेबिट में होगी, जब असेसिंग ऑफिसर करेगा कंप्यूट इनकम तो वो क्या सोचेगा, वो कहेगा ये तो ज्यादा है तो इसका खर्चा डिसअलाउड करो, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा खर्चा क्लेम किया था, ये अनरीजनेबल है इसलिए उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद देखिए, द होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सारा पैसा कैश में दे दिया 48,300। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे देखो कितना पैसा किया, 23,200। ओहो 23,200, हमने कितना कहा था, सिर्फ 10,000 से ज्यादा दिए तो सारा डिसअलाउड होगा। स्पेसिफाइड पर्सन की पेमेंट तो एक्सेस वाली डिसअलाउड होगी, बट कैश में जो एक्सेस पेमेंट की है वो सारा डिसअलाउड होगा, तो 23,200 सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा, सारा का सारा डिसअलाउड हो जाएगा, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है? उसके बाद ये तीनों पॉइंट ऑफ आपको समझ में आ गए होंगे। चलो मैं एक बार आपको ऊपर का भी बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। देखिए पी एंड एल में क्या क्या होगा, ये तीनों पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए, ये देखिए, आपने प्रॉफिट से स्टार्ट किया, ये तीनों की मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दी। अब देखिए इनकम, इधर आ जाइए आप। सबसे पहली बात, यहाँ इनकम फ्रॉम यूटीआई, ठीक है, ये तो अदर सोर्सेज की इनकम है ना? यूटीआई के से कोई इनकम हो रही है, इंटरेस्ट वगैरह, ये तो अदर सोर्सेज की इनकम है, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस हेड में आएगी? नहीं, बट वो 50,000 में तो इंक्लूडेड है क्योंकि ये निकाला ही इसको कंप्यूट करके गया है, तो ये हम क्या करेंगे, 2400 नीचे लेस कर देंगे। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्रेजेंटेशन तो आपको नीचे गिवन है, आप वो भी देख लेंगे, बट यहाँ प्रोविजंस को ध्यान में रखिए, ठीक है? उसके बाद आइए, सैलरी है, रेंट, टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन लोन है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था, डेप्रिसिएशन जो पी एंड एल में होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बट कौन सा लेस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से है वो भी हम देखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर, एक बात बताओ, शेयर्स मेरी एसेट होती हैं, एसेट का क्या, मैंने जो इनकम जो भी करना है वो यहाँ पे पी एंड एल में आएगा, नहीं आएगा, उनको लेस कर दो क्योंकि ये कैपिटल गेन में जाएगा। खर्चों में दिया हुआ है ना, लॉस हुआ है तो आप ऐड कर दो क्योंकि इसने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? ये सब हमारे हो गए पॉइंट्स कवर, देखो हमने सब कवर किए थे। जनरल क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसा ही बनता है। हमने क्या किया, तीनों पॉइंट ये भी समझ लिए और ये भी समझ लिया, ये अलग कर दिया क्योंकि ये किसी और हेड से है।
सबसे पहले पी एंड एल में से डेप्रिसिएशन तो ऐड कर ही दो, उसके बाद पी एंड एल में कुछ ऐसी आइटम है जो किसी और हेड में जानी थी, जैसे कि यूटीआई की इनकम है ना, यूटीआई की इनकम, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स की इनकम ऐड कर दो, लॉस हो गया ना तो ऐड कर दो क्योंकि ये तो कैपिटल गेन में लेस होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पे, और क्या क्या पॉइंट है, और पॉइंट क्या क्या है देखिए। उसके बाद है डेप्रिसिएशन का पॉइंट, वो कह रहे डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट एंड लॉस में है वो तो दिया हुआ है इतना, लेकिन इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, हमने तो ब्लॉक बना के लेस करना है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, 4,20,000 है, ऐड करेंगे कुछ परचेज किया है मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज, नॉट पुट टू यूज, पढ़िए, अ न्यू प्लांट अंडर द सेम ब्लॉक परचेज किया है 1721 को, ध्यान रखिए अगर वो 3rd और 4th अक्टूबर तक है उसके बाद होती है तो लेस देन 180 डेज में आती है, उससे पहले है तो मोर देन 180 डेज, तो ये मोर देन 180 डेज में हो गया तो ऐड कर दो 70,000। उसके बाद टू प्लांट बेच भी दिए 50,000 के, लेस कर दो, ब्लॉक की वैल्यू कितनी बच गई 4,20,000 एड 70,000 लेस 50,000, 4,40,000 बच गई वैल्यू, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट, रेंट रेट टैक्सेस इंक्लूड जीएसटी लाइबिलिटी पेड ऑन दिस, मैंने कहा था कोई टैक्स पे किया है वो ड्यू डेट से पहले पे किया होना चाहिए था। ड्यू डेट कब होती है जनरली, जनरली ड्यू डेट 31 जुलाई होती है ना, तो देखिए तो जुलाई से पहले ही पे कर दिया तो अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो इसको। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस दिए हुए थे कुछ, उसमें 2,000 डोनेशन के नाम पे हैं, ध्यान रखिए डोनेशन की डिडक्शन चैप्टर 6 में मिलती है, प्रॉफिट एंड लॉस में डोनेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इन्होंने खर्चा मान के लेस किया होगा। चलो आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब फटाफट से आंसर में देख लेते हैं क्या क्या करना है। देखिए मैंने आपको कहा था 50,000 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक था वो मैंने कहा था ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मिस हो गया, अगर वो मिस ना होता तो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू को बढ़ा देता, इसलिए ऐड ऑन कर दो। सैलरी पेड टू ब्रदर अनरीजनेबल था, 2,000 ऐड कर दो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,000 से जितना भी खर्चा सारा का सारा डिसअलाउड कर दो, ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बोला वो ऐड कर दो क्योंकि हम सेपरेटली लेस करने वाले हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी लेस कर दो, क्यों, क्योंकि वो अदर हेड का पार्ट है। डोनेशन भी लेस कर दो क्योंकि वो चैप्टर 6 का पार्ट है। उसके बाद जो अंडर वैल्यूएशन था ओपनिंग स्टॉक का वो लेस होगा, क्यों, क्योंकि अगर वो करेक्टली ओपनिंग स्टॉक में आता तो प्रॉफिट को कम करता, इसलिए हम उसको लेस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो इनकम इनकम थी यूटीआई की इनकम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, यूटीआई की इनकम लेस हो जाएगी, ठीक है, यूटीआई की इनकम लेस हो जाएगी। उसके बाद बिफोर डेप्रिसिएशन आ गया, अब डेप्शन देखो 4,40,000 आ गया था हमारा, उस पे लगा दो 50%, 15%, 66,000 डेप्शन लेस कर दो। कंपनीज एक्ट वाला ऐड किया, इनकम टैक्स वाला लेस किया, ये आ गया हमारी अमाउंट। नॉर्मल पीजीबीपी की इनकम ये देखो, वेरी सिंपल, 2 लेक्चर आप प्लीज अच्छे से अटेंड कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान रखिए, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मल 44 एडी जो सेक्शन होता है उसमें प्रिजम्पटिव इनकम होती है, आपको ये सारा कैलकुलेट नहीं करना होता है, उसमें जितनी सेल है उसका 8% आप शो कर दो मिनिमम, वो टैक्स वाले ओके हैं, ओके। अगर 8% आप तब शो कर सकते हो जब आपने कैश में किया है, बट अगर आपका उसमें से कुछ हिस्सा अकाउंट में से आता है, आपका कैश में कुछ नहीं है, तो उसका आप 6% भी शो करते हो, प्रोवाइड वो आपके अकाउंट में आता हो अमाउंट, कैश में उसकी सेल नहीं हुई है तो अलाउड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा खत्म हुआ पीजीबीपी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं शॉर्ट इसलिए बना रही हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि ताकि आप लोग बोर ना हो और आपको बर्डन भी ना लगे। प्लीज देख लीजिए, इतना मैंने बार बार इसलिए रिवाइज भी नहीं करवाया इस चैप्टर को, मैं इस चैप्टर को जनरली कम रिवाइज करवाती हूँ तो तब बच्चों को ये ना लगे ये क्या चल रहा है, बार बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी रिवाइज करवा रही हूँ, बट स्टिल आप इतना देखिए आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल हम आएंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे विच इज कैपिटल गेन, डोंट वरी, कैपिटल गेन हम फिर से अपने पुराने ट्रैक पे आ जाएंगे, बार बार रिविजन, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल।
Stay connected to my channel for more such kind of video. Thank you so much guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।